सो बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए आज से हम लोग लास्ट यूनिट जो है वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिनेंशियल रिपोर्टिंग का थ्योरी, फिनेंशियल रिपोर्टिंग का थ्योरेटिकल पार्ट। थ्योरेटिकल पार्ट मतलब क्या? तो भाइयों और बहनों, फिनेंशियल रिपोर्टिंग का हम लोग थ्योरी करने के लिए जा रहे हैं। थ्योरी मतलब क्या हुआ सुनिए। इस चैप्टर में सिलेबस पहले आपको समझना होगा कि क्या क्या थ्योरी हमको पढ़ना है। ये चैप्टर पूरा 15 मार्क्स का है, बट ये चैप्टर उतना बड़ा नहीं है और इजी है बहुत। अगर आप समझ जाइएगा ना अच्छे से तो आपको 15 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। बात समझे? जैसे होल्डिंग में इतना बड़ा बड़ा सम्स बनाए, जैसे फंड फ्लो में इतना बड़ा बड़ा सम्स बनाए, उतना आपको इस चैप्टर में नहीं करना पड़ेगा। इस चैप्टर में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका एक स्ट्रैटेजी से पढ़ना होगा, नहीं तो फिर किताब से पढ़िएगा तो पढ़ते रह जाइएगा। भाइयों और बहनों, इस चैप्टर में आप लोग का इंड AS 1, इंड AS 16 और इंड AS 33, यही तीन तो आपका सिलेबस में। इंड AS 1, इंड AS 16 और इंड AS 33। कोई भी टेक्स्ट बुक खोलोगे उसमें बहुत सारा स्टैंडर्ड दिया हुआ है, मतलब ही नहीं है। आपके सिलेबस में ये तीन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये तीन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको पढ़ने हैं। क्या क्या बताइए? इंड AS 1, इंड AS 16 एंड इंड AS 33। इससे भी इंटरेस्टिंग बात जो अब आपको बोलने जा रहे हैं, इंड AS 1 पूरा थ्योरी, उससे ही थ्योरी आता है ज़्यादा। इस चैप्टर से 5 मार्क्स का एक थ्योरी आएगा और 10 मार्क्स का एक सम्स आएगा। इस चैप्टर से भी सम्स है, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है, इस चैप्टर का सम्स इजी है। एक दो गिना चुना टॉपिक है, उसी से सम्स घुर के आते रहता है। और आप लोग का जो चैप्टर हो गया है, देखिए फिनेंशियल रिपोर्टिंग सिलेबस में आप इसका अंत नहीं है। अगर हम 50 तो भी सम्स करा देंगे आपको, तो 51 नंबर सम्स जो होगा वो अलग होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में अंत नहीं होता है। आप घर में बैठ करके स्कैनर से सॉल्व करते रहिए, एक महीना भी आपके पास ठीक से बाकी नहीं। तो प्लीज़ उस टाइम को यूटिलाइज करके प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो बहुत अच्छे से एग्जाम देने में दिक्कत हो जाएगा। घर में तो टाइम देना होगा ना बाबू। क्लास वाला सम्स तो हम बनाए, अब आप घर में बैठ के खुद से बनाइए। बात समझे? इस चैप्टर में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ाएंगे आपको, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 पढ़ाएंगे आपको, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33 पढ़ाएंगे। इंड AS 1, इंड AS 16 एंड इंड AS 33। 16 और 33 से ना सम्स है, 16 में और 33 में सम्स है, लेकिन इंड AS 1 जो है पूरा थ्योरी। तो आज का टॉपिक ही पूरा जो है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ाएंगे आप, पूरा क्लास वही डिटेल में आपको पढ़ाएंगे। चलिए पहले ना कुछ क्वेश्चंस आप लिख लीजिए कॉपी में। कॉपी में कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए पहले थ्योरी वाला पार्ट से। कॉपी निकाल लीजिए ना, कॉपी में ही लिखिए, लिख लीजिए ना फिनेंशियल रिपोर्टिंग थ्योरी बोल के लिखिए, हेडिंग दीजिए फिनेंशियल रिपोर्टिंग थ्योरी। क्वेश्चन लिखिए डिस्कस, लिखिए क्वेश्चन लिखिए डिस्कस द, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए डिस्कस द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, डिस्कस द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, डिस्कस द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ financial statements, discuss the qualitative characteristics of financial statements, discuss the qualitative characteristics of financial statements। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, what are included in financial statement as per इंड AS 1, IND इंड लिखिएगा, उसके बाद हाइफन दीजिएगा, AS कैपिटल में लिखिएगा और उसके बाद 1 लिखिएगा, इंड AS 1। चले उसका लिखिए तीसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द फीचर्स
what are the features of financial statements as per Ind AS 1? Ind AS 1. अगला उसका लिखिए, शॉर्ट नोट ऑन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. ये 22 का ऑनर्स में आ गया था, समझे? तो जनरल वाला लोग के लिए इंपॉर्टेंट है. क्या लिखा बाबू? राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. पढ़ाना हमको पूरा ही पड़ेगा क्योंकि कुछ भी दे देता है थ्योरी में. उसका लिखिए, डिस्कस द एक जगह क्वेश्चन रहेगा ना, पढ़ने में सुविधा होगा. डिस्कस द यूजर्स ऑफ financial statements. उसका लिखिए, mention any five item which are capitalized while purchasing asset as per Ind AS 16. Ind AS 16 हो गया. उसके बाद लिखिए, राइट 5 एग्जाम्पल which are not cost of property, plant, equipment. Which are not cost of property, plant, equipment as per Ind AS 16. Ind AS 16. देखिए, स्टेट 5 सिचुएशन in which Ind AS 16 is not applicable. इस सब का क्वेश्चन का आंसर आपको हम लिखवाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे. कुछ का आंसर है, कुछ का आंसर रेडी करना पड़ेगा. हो गया? एक जगह पहले ऑर्गेनाइज कर ले क्वेश्चन को. हो गया? कितना हो गया बताइए? उसका लिखिए, कंडीशंस टू रिकॉग्नाइज assets as per Indian Accounting Standard 16. उसका बताइए, short note on Indian Accounting Standard 16. उसका लिखिए,
इस सब के ऊपर सम 16 नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और 33 नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 16 नंबर देखिए, 1 नंबर किसके लिए है? 1 नंबर है प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। 16 नंबर किसके लिए? प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। और 33 नंबर किसके लिए? ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो इसीलिए आप देखोगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे पेपर, तो आप देखोगे हर क्वेश्चन तो समझ आ रहा, एक तो छोटा छोटा ईपीएस का क्वेश्चन आया रहा, तो ईपीएस का जो क्वेश्चन रहता है इसी चैप्टर का रहता है। तभी मत सोचिएगा उसका कोई स्पेसिफिक चैप्टर है। तो पहले देखिए, थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 और 16। असम ज़्यादा 33 नंबर वाला से आता है, लेकिन हम आपको तीनों कराएंगे, जो है पूरा कराएंगे। बस समझ रहे ना। 1 वाला का थ्योरी अभी आप पढ़ाएंगे, अगला दिन 16 का पहले थ्योरी पढ़ाएंगे, फिर 16 से रिलेटेड सम्स कराएंगे, उसके बाद फिर 33 का थ्योरी पढ़ाएंगे, 33 से रिलेटेड सम्स कराएंगे, खत्म। बस समझ रहे। पहले एक जगह क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज कर ले रहे कि ये सब पढ़ेंगे, पढ़ने में सुविधा होगा आपको। कितना नंबर हो गया बताइए? 11 नंबर लिखिए, राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33। राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 33। उसके लिखिए, what do you mean by, sorry, what is the difference between, what do you mean को काट दीजिए, what is the difference between basic EPS, basic EPS कैपिटल में लिखिएगा, EPS का फुल फॉर्म बताइए, अर्निंग पर शेयर रोज करते, बेसिक EPS एंड डाइल्यूटेड EPS, डाइल्यूटेड DILUTED, डाइल्यूटेड EPS, खत्म। DILUTED, डाइल्यूटेड EPS। एक बार आया था डाइल्यूटेड EPS निकालने दे दिया बच्चों, बोला पापा कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। पूरा कवरेज नहीं करेगा तो ये होगा, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ेगा तो ये कवर होगा। कहा एक पार्ट देखा हुआ, एक पार्ट बिन देखा हुआ लगेगा। और बार बार हम आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, देखिए आप लोग अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए और अच्छा से स्मूथली एग्जाम पास करने के लिए घर में बैठ के सम्स जरूर रिवीजन करिएगा स्कैनर से, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए हुए एग्जाम देने जाइएगा तो नहीं होगा। बस समय सिलेबस बहुत बड़ा है ना, और प्रैक्टिस नहीं करोगे घर में तो सम्स है ना, अगर सम्स कंप्लीट नहीं होता है तो मार्क्स तो देते नहीं है। तो किसी भी कंडीशन में सप्ली नहीं लाना है, बस समझे, ये चीज़ अपना ध्यान में रख के चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, रेडी? चलिए अब यहाँ से हम लोग अपना थ्योरी को स्टार्ट करें। देखिए कोचिंग का बुक में आ जाइए, कितना थ्योरी हो गया बताइए? ये 12 थ्योरी में से एक तो थ्योरी अब गारंटीड आएगा, देखिए ऑन कैमरा बोल रहे, ठीक है? 12 थ्योरी में से एक तो थ्योरी आएगी, लेकिन देखो थ्योरी सेम आने से कुछ नहीं होता है, सवाल ये कि आप लिख कितना पा रहे हो। आप समझ रहे क्या बोले? एक मिनट देखिए, जिस पेपर में पेपर हार्ड आए चाहे इजी, ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आप कितना आउटपुट दे पाए। आप देखिएगा जैसे टैक्स में सबको अच्छा से नंबर दिया, अकाउंट से सबको काट के नंबर दिया, किसी का ऑडिट जैसा पेपर में बच्चे लोग फेल हो रहा है, मुझे तो देख के आश्चर्य लग रहा। अब बताइए कैसे? ऑडिट थ्योरी पेपर है, और जबकि पेपर भी सेम था, बच्चा लोग मार रिवीजन, मार कैप्सूल, वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप आउटपुट कितना दे। आप एक बच्चा, आप लोग ग्रुप में से कोई बच्चा बोला कि हम 71 मार्क्स का लिखे, मेरा दोस्त 71 मार्क्स का लिखा तो फेल हो गया, हम 40 मार्क्स का लिखे तो हम पास हो गए। वो डिपेंड करता है कि कितना आउटपुट देखे है, या वो लिखने का स्किल पे डिपेंड करता है। बस 90 कहाँ से लिखेगा? 80 का तो एग्जाम ही होता है। अब बताइए इस कंडीशन में सप्ली नहीं होगा? बोलिए तब यार। अच्छा इस कंडीशन में सप्ली होगा तो बोलेगा सप्ली हो गया, 80 का पेपर होता बोले 90 का लिख के आए, कुछ भी बोले। चलिए कोई बात नहीं, आइए हंसी मजाक भी जरूरी है, 10-15 दिन का मेहमान है आप लोग। देखिए अरे एग्जाम खत्म है पढ़ाई। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखिए पेज नंबर 41, रेडी? थ्योरी ऑलमोस्ट आपको मेरा बुक में मिल ही जाएगा, उसमें से उसको भी छोटा कर देंगे, कंसाइज कर देंगे आंसर को, उतना बड़ा लिख नहीं पाओगे, और अगर लिख दिए तो बहुत अच्छा बात है। व्हाट इज कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क? ये बड़ा ही अजीब सा शब्द है, सुनिएगा ध्यान से। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या होता है? देखिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रिफर्स टू द बेसिस, जहां पर हम लोग कॉज एंड इफेक्ट का स्टडी करके कोई भी चीज़ को बनाते हैं। कोई भी चीज़ को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसका जो इंटरफेस होता है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है, किस चीज़ के लिए हमको बनाना है। जैसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का बात तब से बढ़ा रहे, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 जो है, वो आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का बात कर रहा है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के बारे में अगर पढ़ेंगे तो उसका क्या कॉज होगा, क्या इफेक्ट होगा, इन सारे चीज़ों को जब हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क? तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रिफर्स टू द इंटरफेस which tries to study about
द रिलेशनशिप बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट ऑफ एनी रिसर्च। कोई भी चीज़ का जब हम लोग रिसर्च करने जाते हैं, कोई भी जब हम लोग स्टैंडर्ड बनाने जाते हैं, कोई भी नया स्टैंडर्ड जब बनता है तो उसमें कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप को जब आप स्टडी करोगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू बताइए? इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल क्या बाबू? फ्रेमवर्क। अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव दैट लीड टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड। Especially in accounting, the rules and standards, page number 41, Babu. Specifically in accounting, the rules and standards set the nature, function, limit of financial accounting and financial statement. The main reason for developing an agreed conceptual framework are that it provides a framework for setting standard. ये standard set करने में help करता है। सिंपल समझिए ना, जिस आइडिया को बेस करके हम लोग स्टैंडर्ड बनाते हैं, उस आइडियाज़ को हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। जब भी कोई आप बड़ा रिसर्च करने जाओगे, कोई आप बड़ा इनोवेटिव करने जाओगे, कोई बड़ा इनोवेशंस करोगे, तो किसी चीज़ से आइडिया लेना पड़ता है और उसका फिर कॉज इफेक्ट को स्टडी करना पड़ता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। कॉन्सेप्चुअल अ बेसिस फॉर रिजॉल्विंग अकाउंटिंग डिस्प्यूट्स। कोई डिस्प्यूट्स हो अकाउंट्स को लेकर, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? कौन सॉल्व करने में हेल्प करता है? कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। फंडामेंटल प्रिंसिपल विच देन एंड डू नॉट हैव टू बी रिपीटेड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो रिपीटेशन को अवॉइड करने में हेल्प करता है। एक फ्रेमवर्क के हिसाब से एक स्टैंडर्ड बनाए, फिर दूसरा फ्रेमवर्क के हिसाब से दूसरा स्टैंडर्ड, तीसरा फ्रेमवर्क मतलब क्या? द मैक्सिमम बाउंड्री, जिससे कोई लॉ हर्ट ना हो। जब भी आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनेगा, तो जैसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते थे, अभी इंड एएस बोलते थे। पहले एएस बोलते थे हम लोग जब पढ़ते थे तो एएस बोलते थे। अभी आप लोग के ज़माने में इंड एएस, दैट इज़ नॉट एएस। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एएस एंड इंड एएस? एएस जो था ना, वो इंडिया के लिए ही फ्रेमवर्क में ही बनाया गया था। ये जो इंड एएस है ना, क्योंकि अब इंडिया का बिजनेस वाला जो है वो फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहा, फॉरेन कंट्रीज़ का बिजनेस मैन लोग इंडिया में आ रहा है, तो क्यों ना एक ऐसा स्टैंडर्ड बनाया जाए जिसके हिसाब से कहीं ना कहीं पैरिटी हो, पैरिटी विद द ग्लोबल स्टैंडर्ड। पैरिटी मतलब उसके लेवल में, उसका लेवल में हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड का लेवल में हो। समझे? तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क रेफर्स टू द फ्रेमवर्क, रेफर्स टू द बेस, रेफर्स टू द बाउंड्रीज, रेफर्स टू द लिमिट्स, refers to the ideas that helps to set the standards, that helps to establish the relation between cause and effect. देखिए आप एक चीज़ नोटिस करिए, इसका लैंग्वेज देखिए कैसा स्टैंडर्ड लैंग्वेज, बुक का लैंग्वेज। आप स्टूडेंट लोग लिखिएगा, बोले व्हाट राइट शॉर्ट नोट ऑन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। लिखा कैसे? बोले कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द नाइस पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट इज़ वेरी गुड टू हियर। आपका इंग्लिश अच्छा है तो कुछ भी लिख दोगे ना, बात यही समझना है। इंग्लिश अच्छा है तो क्या फ्रस्ट्रेशन निकाल दीजिएगा? इट इज़ अ कॉन्सेप्ट, it is a nice concept in accounts, it is very important concept in accounts that we study at 1 o'clock in afternoon. ये भी लिख दो भाई। तो देखिए, अब इंग्लिश अच्छा है तो ऐसे लिखिएगा, ये जस्टिफाइबल नहीं है। अब समझ रहे? कॉन्सेप्ट मेन बात लिखना होगा, आइडियाज़, लिमिट्स, रूल्स, फ्रेमवर्क्स दैट एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन कॉज इफेक्ट। बात को समझिए। देखिए भाइयों बहनों, हम आप लोग सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, देखिए मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है इसमें। अगर आप देखो सेम 6 आ गया है, 20 दिन बाकी है, जो देखिए 5 में आपका जो हुआ होना था हो गया, उसको आप सोच के फ़ायदा नहीं है किसी का भी। हम सबके लिए बोल रहे हैं, जो होना था हो गया। अगर आप पास भी हो गए तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। अगर आप मान लीजिए सप्ली आ गए तो ठीक है, आप जो हो गया उसको तो सोच के आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके कारण 6 मत खराब करिए। नहीं तो फिर दिसंबर में दीजिएगा 5 और फिर अगला साल वेट करना पड़ेगा। कब का बोलिए? अगला साल जून का वेट करना पड़ेगा 6 देने के लिए। मैं बात को समझ रहे हो? ये कब नहीं होगा? पहले देखिए स्टेप, हम तो रोड मैप बना के भेज दिया, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हमने वहाँ पे पूरा लिख दिया कि कम से कम इतना तो आपको करना पड़ेगा पास होने के लिए भाई। अच्छा मार्क्स, अच्छा से स्मूथली एग्जाम देने के लिए। पास का बात मत करिए, अच्छा से एग्जाम दे के आएंगे तब ना अच्छा एक्सपेक्ट करके आएंगे। आप सोचो, आपने ट्यूशन आए, ट्यूशन से घर चले गए, आपने घर में कुछ रिवीजन नहीं किए, आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में बैठोगे, फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे? कम से कम आप ग्रेजुएशन का लास्ट एग्जाम दे रहे, तो गलती रिपीट मत करिएगा। अब क्या करिएगा? अपना घर में बैठ करके रोज ट्यूशन में जो पढ़ाई हो रहा पढ़िए, जो हम करा रहे हो आप मेरे साथ फ्लो में करिए। जब तक हम क्लास कराएंगे मेरे साथ फ्लो में अपना करते रहिए, प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा घर में ट्यूशन का काम ट्यूशन में छोड़ दिए, घर का काम घर में करिए। जो चैप्टर्स हो गए हैं उसको स्कैनर से निकालिए, लाइन बाय लाइन सॉल्व करना स्टार्ट करिए। जो पार्ट में दिक्कत होता है उसको मार्क करिए, सारा दिक्कत वाला जो हार्ड सम्स उसको नंबरिंग कर लीजिए। जो सम्स हम बोले ठीक है इसको हम कराएंगे, नंबरिंग कर लीजिए, वो सारा नंबरिंग के वो हार्ड सम्स हम करा देंगे। जो ईजी होगा अपना प्रैक्टिस करते रहिए। खुद से देख के बनाओगे, दिक्कत होगा, फंसोगे, कैलकुलेशन करोगे, तब एग्जाम हॉल में भी बना पाओगे। आप बात समझ रहे? यही गलती की आप लोग, कुछ बच्चे सेम 5 में क्या किए, वो लोग अपना घर में प्रैक्टिस किए, रिवीजन मारे, घर में ट्राई किए, बहुत मेहनत किए, जब जाके 60, 65, 70 उठाओ। देखिए इतना करने के बाद 60, 65, 70 प्रैक्टिकली बोलिए, अगर हम गलत बोले नहीं, आप अनसर्न बात बोल रहे, 60, 70 तब आया बच्चे लोग का। और जो बच्चे लोग मान लीजिए कैजुअली बस आए गए, घर में थोड़ा बहुत देखे, उसमें भी बहुत जन पास हो गए, वो लक है आपका, पास हो गए, वो लक था। लेकिन कुछ बच्चे देखिए अटक गए। क्यों बताइए? क्योंकि आपने घर में एकदम टाइम नहीं दिया, एफर्ट नहीं दिया।
कि देखो कहीं ना कहीं जब भी आप इफेक्ट देखते हो ना, इसका कॉज जरूर एक बार एनालाइज करिएगा, कुछ तो गलती हुआ होगा, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ा रहे कॉज इफेक्ट का रिलेशनशिप। तो आप लोग प्लीज़, आप लोग से रिक्वेस्ट है, पास हो गए हैं कितना अच्छा से, आराम से 15 दिन बाकी हैं, बढ़िया से करके हटा लीजिए। सबली हो गया है तो चलो 5 में हुआ ना, 6 तो 5 का एग्जाम तो अभी दिसंबर में होगा, इमीडिएटली ये खत्म होने के बाद पढ़ाई स्टार्ट करिएगा, 5 का एग्जाम दीजिएगा, दिसंबर में एग्जाम, दिसंबर जनवरी में एग्जाम होगा, आप मार्च अप्रैल तक जब भी रिजल्ट निकलेगा तो एग्जाम देने के बाद आप प्रोविजनली किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर पाओगे। अब जो हो गया उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, बात समझिए, कोई उतना भी बड़ा बात नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा में सप्ली हुआ है, इट्स ओके फाइन, चलो, तो अब उसको इतना सोच के तो फायदा नहीं है। अब उसके कारण आप अपना आने वाला जो टाइम है उसको तो वेस्ट नहीं कर सकते। अब आप खुद सोचिए, 5 में सप्ली हो गया, अगर 6 में भी सप्ली हो जाता है तो फिर अगला साल दिसंबर का जून का वेट करना होगा, जून में एग्जाम दोगे, अगला साल अगस्त सितंबर में रिजल्ट मिलेगा, कितना टाइम आपका ब्लॉक हो गया। मैं बात को समझिए, कितना बड़ा बात बता रहे, ये जरूरी है बताना जरूरी, क्योंकि आप लोग कुछ बच्चे एकदम छोड़ दिए पढ़ा, 5 खराब हो गया, अब 6 अच्छा नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा मत सोचिए। ये एटीट्यूड से करके 6 हटा लीजिए करके अपना 5 आके, कल परसों उस दिन जब 5 का रिजल्ट निकला ना, एक बच्चा मैसेज किया ऑनलाइन में, क्लास में था, बोला सर हम ग्रेजुएट हो गए, थैंक यू। उन्होंने कहा है, बोला कि मेरा 6 वाला क्लियर था लेकिन 5 मेरा पेंडिंग था, तो 5 क्लियर हो गया, अपना बात खत्म। तो ठीक है, उसको कैसे करिएगा आपको बता दिया, बाकी करना तो आपको ही पड़ेगा, आप ही करोगे, 2 ही तो पेपर है, रोज 2-3 घंटा, कम से कम 3-4 घंटा FR प्रैक्टिस करिए, 3-4 घंटा FM प्रैक्टिस करिए, बात समझिए, क्योंकि 15-20 दिन बाकी है, बस 15-20 दिन गाइस, और इतना बड़ा बड़ा सम्स रहेगा, जैसा अभी तो पेपर देखिए, इतना बड़ा बड़ा सम्स रहता है, आप तो कोचिंग का बुक में देखिए ना, FR का सम्स करिएगा, इतना बड़ा सम्स रहेगा। अब बड़ा सम्स में एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है बोलिए, तो आंसर मैचिंग इज अ बिगेस्ट चैलेंज। आप कैलकुलेशन ठीक कर रहे हो, सम्स भी सही जा रहा है, देखिए बेटा आंसर ही मैच नहीं कर रहा, सब कुछ सही किया तो फिर आंसर क्या नहीं मैच किया, क्या है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक जो होने से ना आपको लगेगा कि मेरा तो सही है, लेकिन अगर मान लीजिए पूरा सम ऐसे करके हम सारा सम्स पूरा बनाएं, कहीं कहीं मेरा मिस्टेक हो गया, आंसर नहीं मैच कर रहा। अब होल्डिंग देखिए अपने आप में बड़ा है, फंड फ्लो अपने आप में बड़ा, आप किसको छोड़ो, रेशियो अपने आप में बड़ा है, तो सब तो बड़ा बड़ा चैप्टर है, बताइए। फिनेंशियल रिपोर्टिंग एक तो छोटा है, खाली और एक तो स्टार्टिंग वाला चैप्टर पड़ा, इंट्रोडक्शन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, वो छोटा है। आप समझे कैसे करिएगा, तो आप अपना आराम से करिएगा, सारा सम्स बनाए, पूरा सही से बनाए, प्रेजेंटेशन सही है, आंसर मैच नहीं किया, कितना भी काटेगा फेल तो नहीं होंगे। मैं बात को समझे, मिनिमम का बात करें, मैक्सिमम जितना दे दें। आप अगर ये सोच के जाओगे कि 1-2 चैप्टर कर लेते हैं, वही चैप्टर कर लेंगे, 15 मार्क्स का होल्डिंग कंपनी है, 20 मार्क्स का रेशियो है, 35 हो गया, तो वहाँ पे फंस जाइएगा प्लीज़, बात समझे। हम जहाँ जहाँ आप लोग गलती कर सकते हो सब बता दे रहे, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए तो जल्दी बताइए, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का डेफिनेशन हो गया बाबू, अब इसका ना पर्पस हो गया, तो शॉर्ट उससे नहीं बाबू, शॉर्ट नोट पूछेगा ना तो डेफिनेशन भी डालिएगा, पर्पस भी डालिएगा, खाली पर्पस पूछेगा फिर भी डेफिनेशन भी दीजिएगा, पर्पस भी दीजिएगा, स्टाइल समझ लीजिएगा। राइट डाउन द डेफिनेशन एज वेल एज द पर्पस, वट एवर दे आस्क यू। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क क्वेश्चन पेपर में देखिएगा, डेफिनेशन और पर्पस चिपका दीजिएगा। पर्पस में देखिए एक बार समझा देते हैं, है तो इजी। द फ्रेमवर्क सेट आउट द कॉन्सेप्ट दैट अंडरलाई द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कैसे हम लोग अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, ये बनाने में ये हेल्प करता है कौन, फ्रेमवर्क। द पर्पस ऑफ दिस फ्रेमवर्क आर, पहला, इट असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। मान लीजिए जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी चल रहा, फ्यूचर में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा, ये जानने में भी हेल्प करता है कौन, फ्रेमवर्क। जो चीज़ का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अब जो चीज़ का नहीं है, जहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा, उसको जान करके उसका फ्रेमवर्क तैयार करके अगला बार फिर उसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया जाएगा। इट हेल्प इन प्रमोटिंग हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेशन, accounting standard and procedure relating to the presentation of financial statement by providing a basis of reducing the number of alternative accounting treatments permitted by Indian accounting standard। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स है, एक ही चीज़ है, जैसे स्टॉक का वैल्यूएशन, लिपो, पीपो, सिंपल वेटेड। अब आप कौन सा मेथड से करोगे, 4 मेथड है, आपको जो मेथड कंफर्टेबल लग रहा है उससे आप कर लीजिए। डिप्रिसिएशन निकाले, स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, जो कंफर्टेबल लग रहा है उससे कर लीजिए। तो अल्टरनेटिव मेथड प्रोवाइड करके ये क्या किया है, हार्मोनाइजेशन लाया। हार्मोनाइजेशन समझते हैं, यूनिफॉर्मिटी जिसको बोलते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक जैसा रहे, इसमें ये हेल्प करता है कौन, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। देखिए कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क इज व्हाट, तो इट इज एक्चुअली द बाउंड्री विद इन विच यू हैव टू फ्रेम द स्टैंडर्ड्स, दैट्स इट। ये एक तरह का बाउंड्री है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते। जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है आपको इस दायरे में रह करके ही बनाना पड़ेगा। उस दायरा को, उस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, जिसके बाहर जाकर के आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे। उसके बाद अगला देखिए, असिस्ट प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अप्लाइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये देखिए सिंपल, एक लोकल इंग्लिश में बोल रहे हैं, ये फ्यूचर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने में हेल्प करता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यूनिफॉर्मिटी लाता है, मतलब हार्मोनाइजेशन लाता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है बना हुआ है, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने में हेल्प करता है।
उस टॉपिक्स को डील करने में हेल्प करता है जो टॉपिक अभी तक कवर नहीं हुआ है। ये ऑडिटर को हेल्प करता है ओपिनियन देने में। ऑडिटर के बारे में आप लोग से अच्छा कौन जानता है, सेम 5 में इतना ऑडिट पढ़ा है। उसके बाद असिस्ट यूजर, ये फिनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर को हेल्प करता है। इट प्रोवाइड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो लोग भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो लोग भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूज़ करते हैं सबको ये हेल्प करता है। अब देखो इस आंसर, ये तो हो गया बुक का आंसर। अब इसको हम लोकल भाषा में अगर लिखेंगे स्ट्रेट इंग्लिश में, जिसमें हमको पूरा मार्क्स तो नहीं मिलेगा बट स्टिल 5 मार्क्स में 3 मार्क्स तो मिल जाएगा, 2.5 मार्क्स मिल जाएगा। उसका आंसर क्या होगा? सिंपल, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का डेफिनेशन लिख दीजिएगा बना के। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क refers to the ideas or the interface on the basis of which accounting standards are prepared or generated. Simple English. उसके बाद अकाउंटिंग फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पर्पस पूछेगा, नेचर पूछेगा, फीचर्स पूछेगा। बात को समझिए, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, नेचर, फीचर, इसीलिए आपको बोलते हैं हर चीज़ किताब में नहीं हो सकता। नॉलेज को आप कभी किताब में नहीं समझ सकते। ऑब्जेक्टिव, नेचर, फीचर बोला तो ऑब्जेक्टिव, नेचर, फीचर, एडवांटेज, इंपॉर्टेंस। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का कुछ भी पूछेगा नहीं लिखिएगा। क्या लिखेंगे वो तो बताइए सर। इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फ्यूचर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग दोज एरिया विच आर नॉट येट कवर्ड, इट हेल्प्स in analyze, it helps the users of accounting standard, it helps the auditors of accounting standard, it helps the auditor to form the opinion on accounting standards as well as financial statements. जितना बात इसमें हाई फाई में लिखा हुआ है वो सबको तोड़ दिया हम सिंपल लैंग्वेज में। अब आप सुन के समझ के बना के लिख दीजिए। क्लियर है गाइस? और किताब से पढ़ के, लेकिन बना किताब का लैंग्वेज पहले बंदे को देखो, उन लैंग्वेज में इसलिए आपको नहीं लिखवा रहे, उन लैंग्वेज लिखने से आंसर बहुत डाउन हो जाता है, वैल्यू उसका बहुत कम आता है। अब बुक का लैंग्वेज ट्राई करिएगा, नहीं याद रहेगा तो ये सब थोड़ा बहुत एडजस्ट करिएगा। पलटिए, तो याद रखिएगा फ्रेमवर्क कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है। फ्रेमवर्क अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने का बेस है। फ्रेमवर्क अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं है, इट इज़ द बेस टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब इसका ऑब्जेक्टिव, स्कोप, ये सब अलग से पढ़ने का दरकार नहीं, वही वाला आंसर याद करेंगे, सब में चिपका देंगे। आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से रिलेटेड कुछ भी पूछेगा, यू राइट द डेफिनेशन एज वेल एज द ऑब्जेक्टिव, दैट्स इट। Either they ask you the purpose, objective, importance, features, characteristics. आओ 5 नंबर पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जहां पे आपको क्वेश्चन का लिस्ट दिया था वहां पे एक तो क्वेश्चन ऐड करिए, ये वाला स्किप हो गया था, उसको ऐड करिए। डिस्कस द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन सबका आंसर भी बुक में पैरेलली आपको कराते जा रहे हैं। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन मतलब ये जो क्वेश्चंस दिए ना, इसमें से मान लीजिए सपोज कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है, दिस इज द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ठीक है, जैसे सपोज ऐसे हम आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिए, लेकिन कोई ऐसा आंसर था जो कवर नहीं हुआ, तो आप बता दीजिए कि भैया ये वाला का आंसर बताइए, तो उसका आंसर कवर कर लेंगे। आ जाओ बाबू, सुनो, ये भी बात आपने 11 में भी पढ़ा। आप लोग में जो लोग CBSE, ISC बड़े बड़े स्कूल से बिलोंग करते थे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन क्या फ़ायदा पड़ा इसके लिए पढ़ के? आना तो पड़ा CU में CU में ही पढ़ना पड़ा। बताइए, आप लोगों ने देखा होगा आपका कॉलेज, आपका स्कूल वॉज फार बेटर देन योर कॉलेज। आपके कॉलेज से लाख गुना अच्छा आपका स्कूल था, क्योंकि कॉलेज उस तरह वैसा इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाता है। जो बहुत सारे बच्चे थे कि आप लोगों में सारे बच्चे खराब नहीं हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते जो लोग पढ़ने लिखने के लिए कॉलेज जाते थे, लेकिन कॉलेज कभी भी उस तरह का इन्वायरमेंट, कितने भी बड़े कॉलेज में आप लोगों ने पढ़ा, चाहे आप भवानीपुर में पढ़े, चाहे आप शिक्षायतन में पढ़े, चाहे कितने भी बड़े कॉलेज में पढ़े, जो कोई गोइंका में भी पढ़े हो, कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वो लोग आपको प्रोवाइड कर देते इनपुट। वो लोग बस अपना भर ही आपको इनपुट प्रोवाइड करेंगे, बस खाली रोज़ बुलाएंगे तो रोज़ आते हो, सब दिन आते हो, हैरेसमेंट मार, प्रोजेक्ट पे हैरेसमेंट, ये गलत है, वो गलत है, ये ना गलत है, ये ना गलत है। लेकिन स्कूल में फिर भी पढ़ाई होता था, तो बच्चे लोग सिर्फ ट्यूशन्स पे डिपेंड नहीं रहते थे। स्कूल में थोड़ा बहुत ट्यूशन से, स्कूल से पढ़ाई हुआ, थोड़ा बहुत ट्यूशन से मिला के पढ़ाएगी। यहाँ पे तो पूरा आदमी को कहाँ पे डिपेंड होना पड़ता है, ट्यूशन में। खैर जो भी हो, जो हो गया उसको सोच के फायदा नहीं है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन क्या होता है? सुनिए बाबू, को दुनिया में कोई भी अकाउंट्स जब अकाउंटेंट बनाता है, ध्यान से सुनिएगा, शिद्दत से सुनिएगा, पूरा फीलिंग लेके बता रहे हैं। दुनिया में कोई भी अकाउंट्स जब अकाउंटेंट बनाता है तो वो 3 चीज़ों पे ध्यान देता है। GCA, क्या बाबू? GCA, इसमें तो उल्टा आ रहा है कैमरा में, देखिए बात ना, क्या रहा वो? GCA मतलब क्या? G, C और A, GCA। G मतलब गोइंग कंसर्न, C मतलब कंसिस्टेंसी और A मतलब एक्रूअल। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। क्या क्या बाबू? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, एक्रूअल। अब देखो, अभी आपको हम 3-4 क्लास जो भी पढ़ाएंगे, ये चैप्टर पूरा अभी धीरे धीरे पढ़ाएंगे। आइए, जब एग्जाम से पहले पूरा थ्योरी रिवीजन कराएंगे, चिंता मत करिए। एग्जाम से पहले जितना थ्योरी, लेकिन एग्जाम से पहले जो रिवीजन करेंगे वो भी वैसे ही होगा, सुपर फास्ट बुलेट ट्रेन का तरह।
एक एक बात में गोइंग कंसर्न समझ गए ना बाबू, जो लॉन्ग टर्म में चलेगा, बात खत्म। तो वह उसके बेसिस पे आप कितना लिख लीजिएगा, बात को लॉजिकली सोचिए, उसके बेसिस पे आप कितना पेपर में आउटपुट दे दोगे, बात को समझिए। जो यही गलती बच्चे लोग ऑडिट में भी किए। ऑडिट में जब बच्चे लोग मैराथन क्लास हम लोग का कैप्सूल क्लास किए तो वो लोग को लगा कैप्सूल पे तो पगला कर देंगे, क्वेश्चन सेम है। तो आपको मान लीजिए पूछा, आपको एक क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर आप लिखे, तो 1 लाइन 2 लाइन तक तो आपको मेरा वाला बात याद रहा होगा। उसके बाद जब आप लिखने जा रहे हैं तो क्या लिखे आप, तो एक आंसर को 5 मार्क्स का आंसर में 1 लाइन लिखेंगे, मार्क्स मिलेगा। जैसे अगर बोला व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ये व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन इन इंडिया, 3 गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और क्या बाबू एक्रूअल, बोलो ना। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और क्या बाबू एक्रूअल। गोइंग कंसर्न क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है और एक्रूअल क्या है, डिटेल में अभी पढ़ा रहे हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा, बना के लिख के आइएगा, एग्जाम टाइम एक बार रिवीजन मार लीजिएगा मेरे साथ। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, व्हेनेवर अ बिजनेसमैन स्टार्ट अ बिजनेस ही और शी अज्यूम्स दैट माय बिजनेस विल बी रनिंग फॉर द अपकमिंग फ्यूचर इन द लाइफ। बिजनेसमैन जब भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो ये अज्यूम करता है कि मेरा बिजनेस आने वाले कई सालों तक चलेगा। सो व्हेनेवर यू स्टार्ट द एंटरप्रेन्योरशिप यू नेवर अज्यूम दैट माय बिजनेस विल बी क्लोज्ड इन द नियर फ्यूचर। जब भी आप एक बिजनेस को स्टार्ट करते हो आप कभी ये अज्यूम नहीं करते हो कि मेरा बिजनेस आने वाले कल में खत्म हो जाएगा, आप ये अज्यूम करते हो कि मेरा बिजनेस आने वाले कई सालों तक चलता रहेगा। और इस एटीट्यूड को, इस सोच को, इस विचार को, इस अजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गोइंग कंसर्न। गोइंग अब इसको पहले बुक से पढ़ते फिर एक बार बताएंगे। देखिए द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉर्मली व्यूड एज अ गोइंग कंसर्न, that is to say it will be in continuing operation for foreseeable future. It is assumed that the organization has neither the intention nor the necessity of shutting down or reducing the scale of operation. Operation के बाद लिख दीजिए near future, in near future, in near future. आप खुद सोचो ना, कोई भी बिजनेसमैन ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरा बिजनेस जो है वो आने वाला कल में बंद हो जाएगा, आने वाला कल में खत्म हो जाएगा। अब आइए, तो आप जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हो, देखिए अगर हम कोचिंग पढ़ा रहे तो हम ये सोच के ही कोचिंग स्टार्ट किए होंगे कि मेरा कोचिंग चलेगा। अगर एक चाय दुकान आदमी स्टार्ट करता है वो ये सोच के ही करता है कि मेरा चाय दुकान चलेगा। कोई भी आदमी ये सोच के बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है कि मेरा बिजनेस कल बंद हो जाएगा। तो जब भी एक अकाउंटेंट अकाउंट्स बनाता है तो उसके दिमाग में यही रहता है कि माय बिजनेस विल बी कंटिन्यूइंग फॉर द अपकमिंग फ्यूचर। मेरा बिजनेस कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उसके देखिए अगला पॉइंट क्या है, अगला है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स बनाने में भी। कंसिस्टेंसी मतलब एक साल आप स्टॉक का वैल्यूएशन फीफो से कर लिए, अब अगला साल आप लीफो से करने मांग रहे, फिर उसके अगला साल आप सिंपल एवरेज से करने मांग रहे, ये गलत है। कंसिस्टेंसी मतलब हाउ कंसिस्टेंट यू आर विथ योर पॉलिसीज। सो एक अकाउंटेंट जब भी अकाउंट्स बनाएगा तो वो क्या करेगा, उसको क्या करना चाहिए, उसको कंसिस्टेंसी रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब द सेम पॉलिसी यू विल बी फॉलोइंग फॉर अपकमिंग फ्यूचर। आप कई सालों से फॉलो जो करते आ रहे हो, सपोज आप 5 साल से स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते आ रहे डिप्रिसिएशन निकालने के लिए, तो आने वाला साल में भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड ही फॉलो करिए। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। क्या होता है वो, कंसिस्टेंसी। अच्छा अकाउंट्स तभी बनता है जब ये 3 बात उसमें हो, पहला गोइंग कंसर्न, दूसरा कंसिस्टेंसी और तीसरा है एक्रूअल। एक्रूअल बताएंगे, पहले कंसिस्टेंसी बताने दीजिए। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट या कंसिस्टेंसी assumptions are those assumptions where it is assumed that the company is following the same policies year after year. कंपनी एक ही पॉलिसी को साल के बाद साल, साल के बाद साल, हर साल फॉलो कर रहा है। इसको बोलते हैं हम लोग क्या बताइए, कंसिस्टेंसी। सेम पॉलिसी हर साल हम लोग फॉलो करेंगे। कंपनी विल नॉट चेंज इट्स पॉलिसीज इफ नॉट रिक्वायर्ड टू क्विकली। कंपनी अपना पॉलिसी को अगर जरूरत नहीं है तो बहुत जल्दी चेंज नहीं करेंगे, मेथड्स को चेंज नहीं करेंगे। जैसे आप लोग क्लासेस स्टार्ट किए, हम लोग देखो आज से 6 महीना पहले ऑफलाइन क्लास स्टार्ट किए थे, 5 महीना पहले। तो आप लोगों में क्या, आप लोग अपने जो लोग रेगुलर आए तो आप लोगों में बच्चे तो रोज आते हो, लेकिन आप लोगों में कुछ बच्चे कंसिस्टेंट रह गए। कंसिस्टेंट मतलब दे ऑलवेज दे वर कमिंग, वो लोग हमेशा ही आते रहे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी हालात हो, वो लोग आना बंद नहीं किए। कभी कदार एब्सेंट हो ही सकता है। तो कंसिस्टेंसी, और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको खुद दिख रहा होगा कि आपको पता है कि हाँ ये चैप्टर हम पढ़े हैं, ये टॉपिक मेरा क्या हुआ, ये टॉपिक मेरा मिस हो गया, इसको हमको कंप्लीट करना है, ये डे 1 मिस है, डे 2 मिस है, क्या मिस है। और आप क्लास, जो लोग क्लास नहीं करते हो, जो लोग मान लीजिए पूरा महीना में 20 दिन एब्सेंट रहे, अचानक से बोला जाके देखते कोचिंग में कौन सा रंग हुआ, इनकंसिस्टेंट हुआ। और जीवन में देखो आप तो आपका पढ़ाई खत्म होने वाला, आपको अच्छा चीज़ सिखाते हैं। लाइफ में कोई भी ऑफिस में जॉब करिएगा, चाहे कोई भी कोर्स का पढ़ाई करिएगा, 2 चीज़ हमें, 3 चीज़ बहुत जरूरी होता है, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस।
कंसिस्टेंट होना पड़ेगा आपको कोई भी चीज़ में, जितना कंसिस्टेंट रहेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। यही चीज़ अकाउंट्स में भी बोला गया, अकाउंट्स भी तो आपको वही सिखाता है, कंसिस्टेंसी। एक पॉलिसी फॉलो करिएगा, लोगों को समझने में सुविधा होगा, आपको समझाने में सुविधा होगा। 10 तो पॉलिसी करिएगा, पीपल विल बी कन्फ्यूज्ड। देखते हैं क्या लिखा भाई। इट इज अज्यूम दैट द अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंटली फॉलोड फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर, नो फ्रीक्वेंट चेंजेस आर एक्सपेक्टेड, सो टू मच टू क्विक चेंजेस आर नॉट एक्सपेक्टेड। तीनों पूछता है ना, इसीलिए छोटा करके आंसर लिखा हुआ है। अगला है एक्रूवल कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। भाइयों और बहनों, एक्रूवल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड? नहीं 7 बजे वाला बैच में नहीं होगा बाबू, सॉरी डोंट माइंड। 7 बजे वाला बैच में नहीं होगा, 8 आना है आपको तो 8 बजे वाला बैच में ही आना होगा। क्यों? देखिए हम तो आपको 6 बजे वाला में ही अलाउ किए थे, बट ऐसा हो गया, मेरा क्या गलती है बताइए। देखिए तो माय डियर स्टूडेंट्स, हाँ डिटेल में तो देखिए भाइयों और बहनों, लास्ट है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक्रूवल कॉन्सेप्ट, जैसे आपको हम पहले एग्जांपल देते फिर समझाएंगे तो आप समझ जाओगे। जैसे आप लोग फाइनल अकाउंट बनाते थे, फाइनल अकाउंट जब आप लोग क्लास 12 में भी बनाए थे, फर्स्ट ईयर में भी बनाए थे, तो आप लोगों ने देखा होगा फाइनल अकाउंट में क्या होता है कि अगर आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो उसको हमें जोड़ देते थे। तो एक सवाल मन में आता था कि आउटस्टैंडिंग वेजेस को क्यों जोड़ देते थे? तो उसका पीछे रीज़न है एक्रूवल कॉन्सेप्ट। एक्रूवल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी कहता है कि डज नॉट मैटर व्हेन यू रियलाइज दैट अमाउंट, मैटर नहीं करता है कि पैसा कब रियलाइज कर रहे हो आप। अकॉर्डिंग टू एक्रूवल कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन इट अराइजेस। कब रियलाइज कर रहे हैं मैटर नहीं करता है। जैसे आपको एक सवाल पूछते, प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस क्यों करते थे? क्योंकि वो इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं था, वो अगला अकाउंटिंग पीरियड का था, और आप एक्रूवल बेसिस पे बना रहे हो, तो जिस साल में वो अराइज करेगा, कब पेमेंट कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, कब अराइज करता है वो मैटर करता है। अकॉर्डिंग टू एक्रूवल कॉन्सेप्ट, ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड नॉट व्हेन दे आर रियलाइज्ड, रैदर व्हेन दे अराइज। इंग्लिश सुनिए, उनको उस समय रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब वो रियलाइज होता है, उसको उस समय रिकॉर्ड करेंगे जब वो अराइज होता है। जैसे 2022 से चला कि 2023 में 500 रुपया बाकी है लेबर का, ये ट्रांजेक्शन किसका? 23 का है, इसको 23 में रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग वेजेस बोल के फाइनल अकाउंट में जोड़ देते हो आप लोग। क्यों जोड़ देते हो भाई? क्योंकि ये 23 का आइटम है, इसका पेमेंट हम अगला साल करेंगे तो बात का बात है। लेकिन एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि ट्रांजेक्शन को कब रिकॉर्ड करिए? तब रिकॉर्ड मत करिए जब वो रियलाइज हुआ है, तब रिकॉर्ड करिए जब वो अराइज हुआ है। ये 3 कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट है। 99% अकाउंटिंग जो है वो इसी पॉलिसीज को फॉलो करके होता है। कुछ लोग कैश बेसिस भी फॉलो करते हैं, लेकिन 3 बात हमेशा आप अज्यूम करोगे। पहला, गोइंग कंसर्न कि मेरा बिजनेस लॉन्ग टर्म में चलेगा। दूसरा, कंसिस्टेंसी कि सेम पॉलिसीज आर फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। एंड तीसरा क्या बात बताइए? एक्रूवल। एक्रूवल कॉन्सेप्ट मतलब कि ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड नॉट व्हेन दे आर रियलाइज, रैदर व्हेन दे अराइज। देखिए लिखा होगा, रेवेन्यू एंड कॉस्ट आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड, नॉट एज अ मनी इज रिसीव्ड इन द पीरियड टू विच दे बिलोंग। रिलेट, जिस साल का है उस साल में रिकॉर्ड करिए। 18 का आइटम को 18 में, 20 का आइटम को 20 में, 22 का आइटम को 22। डज नॉट मैटर कब वो रियलाइज हो रहा है या कब उसका पेमेंट हो रहा है, जिस साल में अराइज हो रहा है उस साल में उसका रिकॉर्ड करिए। यहाँ तक माय डियर स्टूडेंट पढ़े, अभी बहुत पढ़ाना बाकी है इसमें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।